नमस्कार दोस्तों, आपका बेंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम सिरी उपमा जोग कहानी पर चर्चा करेंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर बीबीए के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके महान लेखक शिवमूर्ति जी हैं और यह कहानी गद्य सुवास पाठ्य पुस्तक में शामिल है। चलिए इसे समझते हैं। सिरी उपमा जोग कहानी का सारांश। कहानी सिरी उपमा जोग शिवमूर्ति जी द्वारा लिखित एक संवेदनशील और यथार्थवादी कहानी है, जिसमें सामाजिक असमानता, पारिवारिक संबंधों की जटिलता और ग्रामीण जीवन के संघर्षों को गहराई से उजागर किया गया है। कहानी एक छोटे से लड़के के माध्यम से एक बड़ा सामाजिक और व्यक्तिगत सत्य सामने लाती है। कहानी की शुरुआत सरकारी अधिकारी एडीएम के ऑफिस के सामने हो रही हलचल से होती है, जहां सवेरे से ही लोगों की भीड़ जमा है। लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं, कोई खेत की समस्या लेकर, कोई लाइसेंस की। इस बीच एक 10-11 साल का लड़का चुपचाप खड़ा है, जो सबसे अलग है। उसकी इच्छा है कि वह अकेले में एडीएम साहब से बात करे। एडीएम साहब जब लड़के से पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए, तो वह कुछ नहीं बताता, बस एक पत्र निकालता है और साहब की गोद में फेंक देता है। पत्र एक महिला द्वारा लिखा गया है, जो लालू की माँ है। इस पत्र के माध्यम से कहानी का मूल भाव खुलता है। लालू की माँ ने यह पत्र अपने पति को संबोधित किया है, जो अब एक बड़े सरकारी अधिकारी बन चुके हैं। वह महिला अपने संघर्ष की कहानी बता रही है, कैसे उनके पति ने वर्षों पहले उन्हें और उनके बच्चों को छोड़ दिया और अब वे अपने देवर के अत्याचारों का सामना कर रही हैं। गांव के लोग उनके पति को अब अपना मानते ही नहीं हैं और उनके देवर का अत्याचार इस हद तक बढ़ गया है कि अब लालू की मां और बच्चों की जान को भी खतरा है। वह अपने पति से प्रार्थना करती है कि एक बार आकर इन हालातों को संभाल लें, या कम से कम अपने देवर को एक पत्र लिख दे, जिससे हालात सुधर सकें। एडीएम साहब इस पत्र को पढ़ते हैं और अतीत में खो जाते हैं। उन्हें अपनी पत्नी की याद आती है, जिसने उनके संघर्ष के दिनों में साथ दिया था। वह एक मेहनती और दृढ़ निश्चयी महिला थी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी पति और बच्चों के लिए न्यौछावर कर दी थी। जब एडीएम साहब संघर्ष कर रहे थे, तब उनकी पत्नी ने खेती का काम संभाला, बच्चों को पाला और उन्हें सफल होने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जैसे जैसे साहब सफल होते गए, उनकी जिंदगी से यह महिला और उसके साथ जुड़ा सारा संबंध धुंधला होता चला गया। कहानी में एक और महत्वपूर्ण पात्र है, ममता, जो एडीएम साहब की दूसरी पत्नी है। वह शहर में पली-बढ़ी, आधुनिक विचारों वाली महिला है। जब वह लड़के के बारे में पूछती है, तो उसकी प्रतिक्रिया कठोर होती है। वह नहीं चाहती कि साहब का अतीत उनके वर्तमान में आए, और वह लड़के को चुड़ैल की औलाद कहकर अपमानित करती है। एडीएम साहब इस स्थिति में उलझ जाते हैं। वह एक और अपने अतीत को याद करते हैं, जहां उनकी पत्नी और बच्चे हैं, जो अब गांव में अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी ओर उनका वर्तमान जीवन है, जिसमें ममता और उनकी नई दुनिया है, जहां उनके पास सब कुछ है, सुख सुविधाएं, प्रतिष्ठा और नया परिवार। कहानी के अंत में जब एडीएम साहब अपने घर लौटते हैं, तो उनके मन में एक अंतर्द्वंद्व चल रहा होता है। वह सोचते हैं कि क्या वह वापस जाकर अपने पुराने परिवार से मिलेंगे, क्या वह अपने बेटे को अपनाएंगे, या फिर वे इस जिम्मेदारी से हमेशा के लिए भागते रहेंगे। सिरी उपमा जोग एक गहरी सामाजिक और मानवीय कहानी है, जो पाठक को अपने अंतर्द्वंद्व से जोड़ती है। इसमें शिवमूर्ति जी ने दिखाया है कि कैसे सामाजिक स्थिति और व्यक्तिगत इच्छाएं एक व्यक्ति को बदल देती हैं। साहब के रूप में लेखक ने एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण किया है, जो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचकर अपने पुराने रिश्तों से दूर हो जाता है। वह अपने अतीत को भूलना चाहता है,
लेकिन उसका अतीत उसके सामने खड़ा होकर उसे सवाल करता है। लालू का पात्र इस कहानी में एक प्रतीक के रूप में उभरता है। वह प्रतीक है उस समाज का जिसे हम सफलता के पीछे छोड़ आते हैं। उसकी माँ का पत्र भी उस दर्द और संघर्ष का प्रतीक है जो ग्रामीण भारत की वास्तविकता को दर्शाता है। शिवमूर्ति जी की लेखनी की विशेषता है कि वह छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से बड़े सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं। इस कहानी में भी उन्होंने पारिवारिक विघटन, ग्रामीण समाज की पीड़ा और सामाजिक असमानता को बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। कहानी का अंत पाठक को सोचने पर मजबूर कर देता है। एडीएम साहब का अतीत और वर्तमान दोनों ही उनके सामने खड़े हैं और वह इस उलझन में है कि किसे चुने। उनका अतीत उन्हें बुला रहा है, लेकिन उनका वर्तमान उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहता है। कुल मिलाकर श्री उपमा जोग एक अत्यंत संवेदनशील कहानी है जो सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों की जटिलताओं को दर्शाती है। 1 मार्क क्वेश्चंस। प्रश्न, श्री उपमा जोग कहानी के लेखक कौन हैं? उत्तर, लेखक शिवमूर्ति जी हैं। प्रश्न, कहानी की शुरुआत किस ध्वनि से होती है? उत्तर, घंटी बजने की ध्वनि से। प्रश्न, लड़का साहब से क्या अनुरोध करता है? उत्तर, लड़का अकेले में साहब से मिलने का अनुरोध करता है। प्रश्न, लड़का साहब की गोद में क्या फेंकता है? उत्तर, लड़का साहब की गोद में एक चिट्ठी फेंकता है। प्रश्न, लालू की माँ का चिट्ठी में क्या संदेश था? उत्तर, लालू की माँ ने साहब से गांव की समस्याओं के समाधान की विनती की थी। प्रश्न, साहब किस पद पर कार्यरत हैं? उत्तर, साहब एडीएम हैं। प्रश्न, लालू की माँ साहब को क्या याद दिलाती है? उत्तर, वह साहब को याद दिलाती है कि उन्होंने परिवार को छोड़ दिया है और गांव में उनके चाचा ने अत्याचार करना शुरू कर दिया है। प्रश्न, लड़का किसके घर आता है? उत्तर, लड़का अपने पिता साहब के घर आता है। प्रश्न, लालू की मां ने चिट्ठी में किसके अत्याचार का जिक्र किया है? उत्तर, लालू की मां ने साहब के चाचा के अत्याचार का जिक्र किया है। प्रश्न, लालू की मां साहब से किस बात की प्रार्थना करती है? उत्तर, लालू की मां साहब से गांव आकर चाचा जी को समझाने की प्रार्थना करती है। प्रश्न, साहब का अतीत किससे जुड़ा है? उत्तर, साहब का अतीत उनकी पहली पत्नी और बच्चों से जुड़ा है। प्रश्न, साहब की दूसरी पत्नी का नाम क्या है? उत्तर, साहब की दूसरी पत्नी का नाम ममता है। प्रश्न, ममता लड़के के बारे में क्या सोचती है? उत्तर, ममता लड़के को अपमानित करती है और उसे चुड़ैल की औलाद कहती है। प्रश्न, लालू की मां ने साहब के जीवन में किस तरह से योगदान दिया था? उत्तर, लालू की मां ने साहब के संघर्ष के दिनों में उनका साथ दिया और उनके लिए मेहनत की। प्रश्न, साहब का गांव से संबंध कैसा हो गया था? उत्तर, साहब का गांव से संबंध धीरे धीरे टूट गया था। प्रश्न, साहब की पहली पत्नी ने साहब से क्या अनुरोध किया था? उत्तर, साहब की पहली पत्नी ने साथ चलने का अनुरोध किया था। प्रश्न, साहब की पहली पत्नी का स्वास्थ्य किस कारण से खराब हो गया था? उत्तर, साहब की पहली पत्नी का स्वास्थ्य प्रसूति और कुपोषण के कारण खराब हो गया था। प्रश्न, कहानी के अंत में लड़का कहाँ दिखाई देता है? उत्तर, कहानी के अंत में लड़का चबूतरे पर लेटा हुआ दिखाई देता है। प्रश्न, ममता लड़के को देखकर क्या करती है? उत्तर, ममता लड़के को घर से बाहर निकलवाने का आदेश देती है। प्रश्न, साहब की बेटी लड़के के साथ क्या करती है? उत्तर, साहब की बेटी लड़के पर खिलौना फेंककर उसे मारती है। श्री उपमा जोग कहानी के संदर्भ के साथ व्याख्या और विशेषताएं। पहला, पंक्ति, सवेरे 8 बजे से यही क्रम जारी है।
अभी 10 बजे एडीएम साहब को दौरे पर भी जाना है, लेकिन भीड़ है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। प्रसंग। यह पंक्ति तब की है जब एडीएम साहब अपने कार्यालय में बैठे हुए हैं और लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनसे मिलने के लिए लाइन में खड़े हैं। संदर्भ। यह पंक्ति लेखक शिवमूर्ति की कहानी सिरी उपमा जोग से ली गई है, जो गद्य सुवास पाठ्य पुस्तक में संकलित है। इस पंक्ति में सरकारी अधिकारियों की व्यस्तता और उनके पास आने वाली समस्याओं की कोई कमी न होने की स्थिति को दर्शाया गया है। व्याख्या। इस पंक्ति में लेखक ने सरकारी अधिकारियों की व्यस्तता को दर्शाया है। साहब एक उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, जिनके पास लोगों की समस्याओं की बाढ़ आई हुई है। सवेरे से ही लोग अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं और साहब की दिनचर्या इसी के इर्द-गिर्द घूमती है। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोगों की समस्याओं का अंत नहीं दिख रहा। इस पंक्ति में साहब की व्यस्तता और उनकी सामाजिक जिम्मेदारी को दिखाया गया है। उनके पास एक निर्धारित समय है, लेकिन लोगों की समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं कि वह समय की पाबंदियों के बावजूद अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मजबूर हैं। विशेषता। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने सरकारी व्यवस्था में आम जनता की परेशानियों और उनकी अनंत समस्याओं को उजागर किया है। यह बताता है कि लोगों की समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं कि अधिकारी समय के दबाव के बावजूद भी उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे। साहब की व्यस्तता और उनकी सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल की कमी इस पंक्ति की विशेषता को दर्शाती है। दूसरा पंक्ति। मेहनत करेंगे तो भगवान उसका फल जरूर देंगे। प्रसंग। यह पंक्ति साहब की पत्नी द्वारा कही गई है, जो अपने पति को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि उनकी मेहनत का परिणाम एक दिन अवश्य मिलेगा। संदर्भ। यह पंक्ति लेखक शिवमूर्ति की कहानी सिरी उपमा जोग से ली गई है, जो गद्य सुवास पाठ्य पुस्तक में संकलित है। इस पंक्ति में विश्वास और कर्म की महत्ता को दर्शाया गया है, जहां पत्नी अपने पति को कठिनाइयों में भी उम्मीद बनाए रखने की प्रेरणा देती है। व्याख्या। इस पंक्ति में साहब की पत्नी ने जीवन के प्रति अपनी आस्था और सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रकट किया है। वह अपने पति को यह समझाना चाहती है कि यदि वे कठिन परिश्रम करते रहेंगे तो एक दिन भगवान अवश्य उनकी मेहनत का फल देंगे। इस पंक्ति में उसकी दृढ़ता और साहस झलकता है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार मानने को तैयार नहीं है। उसकी आस्था केवल भगवान पर ही नहीं, बल्कि अपने पति की मेहनत और क्षमता पर भी है। विशेषता। इस पंक्ति में शिवमूर्ति जी ने साधारण ग्रामीण जीवन में आस्था और विश्वास को बड़ी गहराई से व्यक्त किया है। मेहनत और भगवान के प्रति यह आस्था भारतीय समाज के एक महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाती है, जहां लोग जीवन की कठिनाइयों को सहते हुए भी भविष्य की आशा बनाए रखते हैं। यह पंक्ति एक सकारात्मक संदेश देती है कि मेहनत का फल अवश्य मिलता है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो। तीसरा पंक्ति। फिर आप शादी क्यों नहीं कर लेते वहां किसी पढ़ी लिखी लड़की से? मैं तो शहर में आपके साथ रहने लायक भी नहीं हूँ। प्रसंग। यह पंक्ति साहब की पत्नी द्वारा कही गई है, जब वह अपनी असुरक्षा और पति के साथ न रहने की अपनी स्थिति को व्यक्त करती है। संदर्भ। यह पंक्ति लेखक शिवमूर्ति की कहानी सिरी उपमा जोग से ली गई है, जो गद्य सुवास पाठ्य पुस्तक में संकलित है। इस पंक्ति में साहब की पत्नी ने अपने मन में छिपी हुई असुरक्षा और पति के शहर में होने के कारण उत्पन्न दूरी को व्यक्त किया है। व्याख्या। इस पंक्ति में साहब की पत्नी ने अपनी असुरक्षा और दुख को प्रकट किया है। वह महसूस करती है कि वह अपने पति के उच्च समाज और शहर की जिंदगी के अनुरूप नहीं है। उसे लगता है कि उसका गांव का होना और कम पढ़ा लिखा होना उसे पति से दूर कर रहा है।
इसलिए वह तंज भरे स्वर में कहती है कि साहब किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर लें, क्योंकि वह खुद को उनके साथ रहने के लायक नहीं समझती। यह पंक्ति उस पीड़ा और असुरक्षा को दिखाती है जो अक्सर ग्रामीण जीवन जीने वाली महिलाएं महसूस करती हैं जब उनके पति शहर की उन्नति में आगे बढ़ जाते हैं। विशेषता: इस पंक्ति के माध्यम से शिवमूर्ति जी ने ग्रामीण और शहरी जीवन की खाई और पति पत्नी के बीच उत्पन्न दूरी को उजागर किया है। यह पंक्ति साहब की पत्नी के आत्मसंकोच और उसकी असुरक्षा को दर्शाती है। यह बताता है कि कैसे समाज और परिवेश का अंतर रिश्तों में कड़वाहट और दूरियों को जन्म दे सकता है। चौथा पंक्ति: नाम नहीं बताता था, काम नहीं बताता था, कहता था सिर्फ साहब को बताऊंगा। फिर लड़के तंग करने लगे तो बाहर चला गया। प्रसंग: यह पंक्ति ममता द्वारा कही गई है जब वह साहब को उस लड़के के बारे में बता रही होती है जो साहब से मिलने के लिए आया था लेकिन कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। संदर्भ: यह पंक्ति लेखक शिवमूर्ति की कहानी सिरी उपमा जोग से ली गई है जो गद्य सुवास पाठ्य पुस्तक में संकलित है। इस पंक्ति में ममता ने उस लड़के की स्थिति को व्यक्त किया है जो अपनी समस्या साहब के अलावा किसी और से साझा नहीं करना चाहता था। व्याख्या: इस पंक्ति में ममता ने लड़के के मन की स्थिति को बयां किया है जो साहब से मिलने के लिए आया था। लड़का अपनी समस्या किसी से भी साझा नहीं कर रहा था क्योंकि उसके लिए यह बहुत व्यक्तिगत और संवेदनशील थी। वह सिर्फ साहब से बात करना चाहता था लेकिन साहब से मिलने में सफल नहीं हो पाया। लड़के की इस स्थिति को ममता ने अस्वीकारात्मक ढंग से व्यक्त किया है क्योंकि वह लड़के को एक अवांछनीय व्यक्ति मान रही थी। विशेषता: इस पंक्ति में समाज की उन परतों को उजागर किया गया है जहां गरीब और असहाय लोग अपनी समस्याएं केवल उन लोगों से साझा करना चाहते हैं जिन पर उन्हें भरोसा होता है। लड़के की जिद उसकी असहायता और साहब से जुड़े अपने संबंधों की गहराई को दिखाती है। यह पंक्ति ममता के असंवेदनशील रवैये को भी प्रकट करती है जो लड़के की समस्या को गंभीरता से नहीं ले रही है। सिरी उपमा जोग कहानी के मुख्य पात्रों पर टिप्पणी। पहला, साहब एडीएम। साहब कहानी के प्रमुख पात्र हैं जो एक उच्च पदस्थ अधिकारी हैं। उनका अतीत एक साधारण ग्रामीण परिवेश से जुड़ा है लेकिन अब वे शहर में रहते हुए अपने परिवार और गांव से पूरी तरह कट चुके हैं। साहब एक ऐसा व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने संघर्ष के दिनों में अपने परिवार का साथ छोड़ा और सफल होने के बाद उन्हें भूल गए। उनके चरित्र में एक गहरी दुविधा है। वह अपने वर्तमान जीवन में इतने रचबस गए हैं कि उन्हें अपने अतीत और जिम्मेदारियों की याद नहीं आती। साहब की पत्नी और बच्चे जिन्हें उन्होंने गांव में छोड़ दिया था अब उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहे। वह अपनी दूसरी पत्नी ममता और शहर की चकाचौंध में खो गए हैं। साहब का चरित्र सामाजिक और पारिवारिक विघटन का प्रतीक है। उनकी संवेदनशीलता खो चुकी है और वह अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए हैं। उनका अतीत बार बार उन्हें पुकारता है लेकिन वह उस पुकार को नजरअंदाज करते हैं। साहब का चरित्र उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो अपनी सफलता के बाद अपने पुराने संबंधों और जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। दूसरा, लालू की माँ। लालू की माँ साहब की पहली पत्नी है जिन्होंने साहब के संघर्ष के दिनों में उनका साथ दिया था। वह एक मेहनती और सहनशील महिला है जिन्होंने परिवार और खेती का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा रखा था। उनकी समर्पण भावना और साहस ने उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखा। लालू की मां अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित हैं और गांव में अपने देवर के अत्याचारों का सामना कर रही हैं। वह साहब से उम्मीद करती हैं कि वह वापस आएंगे और परिवार की रक्षा करेंगे।
लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी जब साहब गांव नहीं लौटे तो उनकी निराशा और दुख बढ़ते चले गए। लालू की मां का चरित्र भारतीय ग्रामीण समाज में नारी शक्ति और आत्मसम्मान का प्रतीक है। वह संघर्ष करती हैं, अपने बच्चों के लिए लड़ती हैं और अपने पति से मदद की उम्मीद करती हैं, लेकिन अंततः उन्हें केवल निराशा ही मिलती है। तीसरा, लालू। लालू इस कहानी में एक मासूम बच्चे का प्रतीक है, जो अपने पिता से मिलने की आस में शहर आता है। वह अपने गांव से साहब के पास अपने परिवार की मदद के लिए भेजा जाता है, लेकिन साहब से मिलने की उसकी हर कोशिश असफल रहती है। लालू का चरित्र उन बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पिता सामाजिक उन्नति के बाद परिवार को छोड़ देते हैं। वह अपने पिता के सामने होते हुए भी उनसे कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि साहब और लालू के बीच की दूरी अब सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी हो गई है। लालू की मासूमियत और उसके पिता के प्रति आशा उसके चरित्र को मार्मिक बनाती है। कहानी के अंत में जब वह चबूतरे पर सोता हुआ मिलता है तो यह उस असहायता और निराशा का प्रतीक है जो उसने अपने पिता से दूर रहते हुए अनुभव की है। चौथा, ममता। ममता साहब की दूसरी पत्नी है जो शहर में पली बढ़ी है और पूरी तरह से आधुनिक जीवन शैली में ढली हुई है। ममता का चरित्र कठोर और स्वार्थी है। वह साहब के अतीत से जुड़ी किसी भी बात को स्वीकार नहीं करना चाहती। जब गांव से लालू आता है तो ममता उसे अपमानित करती है और उसे साहब के जीवन से बाहर रखने का प्रयास करती है। ममता साहब के जीवन में एक नया अध्याय है और वह अपने वर्तमान जीवन में किसी प्रकार की असुरक्षा को नहीं देखना चाहती। उनका यह व्यवहार बताता है कि वह अपने पति के अतीत को नकारती है और उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखती। ममता का चरित्र उस समाज का प्रतीक है जहां भौतिक सुख सुविधाएं और आधुनिकता के नाम पर पुराने संबंधों को महत्व नहीं दिया जाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हम मिलेंगे अगले चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। See you next time.